बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए उन्वान के साथ, नज़्म के अशार की तशरीह का तरीका। हम सीखेंगे कि अशार की तशरीह क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि अशार की तशरीह क्यों की जाती है। शायर का मकसद समझने के लिए। हर शायर अपने शेर में कोई पैगाम या ख्याल छुपाता है। तशरीह करने से हम इस मकसद को समझ सकते हैं। मुश्किल अल्फाज को आसान बनाने के लिए अशार में अक्सर मुश्किल या मतरूक अल्फाज आते हैं। तशरीह के जरिए हम उनके मानी वाजे कर पाते हैं। शेर के अंदरूनी मतलब को जानने के लिए बाज़ औक़ात शेर का मतलब छुपा हुआ होता है। तशरीह के जरिए गहराई को आसान जबान में बयान किया जाता है। सबक हासिल करने के लिए अशार में नसीहत, इखलाकियात या जिंदगी का पैगाम होता है। तशरीह करने से वो सबक सामने आ जाता है। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से तालीमी नसाब में शेर की तशरीह इसलिए शामिल की जाती है ताकि तलबा अपनी समझ, बूझ और तहरीरी सलाहियत का इजहार कर सके। उर्दू ज़बान को बेहतर बनाने के लिए तशरीह करने से ज़बान बयान की सलाहियत बढ़ती है और तलबा नए अल्फाज सीखते हैं। अशार की तशरीह करने का तरीका या मराहिल। सबसे पहले हम शेर लिखते हैं, उसके बाद हवाले नज़्म जिसमें नज़्म का नाम और शायर का नाम लिखा जाता है। उसके बाद हले लुगत जिसमें शेर में दिए गए अल्फाज के मानी लिखे जाते हैं। उसके बाद मफहूम यानी शेर का मरकजी ख्याल या मानी लिखा जाता है। उसके बाद लिखी जाती है तशरीह। अशार की तशरीह करने का तरीका यानी तशरीह किस तरह की जाए। सबसे पहले अल्फाज मानी को मद्देनजर रखा जाए, फिर मफहूम को मद्देनजर रखा जाए। उसके बाद बताया जाए कि इसमें कौन कौन से शेरी मुहासिन इस्तेमाल हुए हैं या कौन कौन सी शेरी इस्तिलाहात को कैसे इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद शेर के मानी और मफहूम की वजाहत तहरीर की जाए। साथ ही हवाले शामिल करना भी जरूरी है। मिसाल के तौर पर मिली नगमा का एक शेर है, चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। अब देखिए, सबसे पहले हवाले मतन यानी नज्म का नाम मिली नगमा, शायर का नाम साकी जावेद। आप यहाँ मतन की जगह नज्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हले लुगत, इस शेर में जो भी अल्फाज शामिल हैं जो मुश्किल लगते हैं उनका मतलब लिखा जाएगा। फिर मफहूम, ये शेर वतन से मोहब्बत और उसकी अजमत को जाहिर करता है। वतन की जमीन हमारे लिए सबसे कीमती है। शायर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने वतन की मिट्टी को चांद और वतन को फूल से तशबीह दे रहा है। अब चलते हैं तशरीह की तरफ। इस शेर में शायर कहता है कि मेरा वतन मेरे लिए ऐसे है जैसे चांद और फूल होते हैं, यानी खूबसूरत, रोशन और दिल को लुभाने वाला। मेरे खेतों की मिट्टी इतनी कीमती है जैसे इसमें लाल और यमन यानी कीमती खजाने छुपे हों, यानी मेरे देश की मिट्टी इतनी जरखेज है कि इसमें उगने वाली फसलें किसी खजाने से कम नहीं होती। शायर अपने वतन की अजमत और नेमतों को बयान कर रहा है कि ये सरजमीन खूबसूरती और बरकत से भरी हुई है। खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल न हो। देखिए, हमने शेर की भी वजाहत की और साथ ही हमने ये भी वजाहत की कि इसमें कौन सा हवाला शामिल किया जा सकता है। शेरी इस्तिलाहात की वजाहत के लिए आप लिख सकते हैं कि इस शेर में शायर ने वतन और वतन की जमीन के लिए चांद और फूल को बतौर तशबीह इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ते हैं, दर्ज झैल शेर का मानी बताइए। यकीनन आपको शेर की तशरीह करने का तरीका समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।